सो हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, तो अब यही टॉपिक आप 11th क्लास में फिर से पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ चेंजेस रहेंगे, कुछ एक नई थ्योरम्स अपन लोग पढ़ेंगे और वो थ्योरम्स का एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल मैं भी आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आए। ठीक है, जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो वो ये है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोगों का डायरेक्शन भी रहता है ना। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैग्नीट्यूड का मतलब सबसे पहले समझ लो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटीज में क्या रहेगा? डायरेक्शन भी गिवन रहेगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा भूखा टाइप का हूं, तो मैंने 2 किलो आम खाए और 2 किलो आम खाने के बाद भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने 2 किलो आम और खा लिए। तो टोटल आम कितने खा लिए मैंने? दैट इज 2 kg जो फर्स्ट बार में खाए थे, और सेकंड में फिर से 2 किलो आम लेके आया। अरे सर आम की बातें मत करो, भूख लगाती है, कोई बात नहीं। लेकिन ये 2 किलो आम पहली बार में खाए थे, फिर 2 किलो आम और ले आया, तो ये क्या है? टोटल किलो कितने हो गए? 4 kg आम मैं खा चुका हूँ, 4 kg मैंगोज में खा चुका हूँ। लेकिन हुआ क्या इससे? ये आम चाहे मैं पन्नी में लेके आऊं, चाहे मेरे पेट में चलेगा, या कैसे भी आप कैलकुलेट करो, तो ये जो टोटल आम मैंने खाए हैं दैट विल ऑलवेज रिमेन 4 kg। डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस, है ना। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो दिस विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको उसके साथ साथ एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है ना। तो वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? कुछ एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज होता क्या है, अब आप समझेंगे अगर ध्यान से, तो क्या होगा कि भाई एक मेरा दोस्त था। अब मेरे दोस्त ने बोला कि भाई मैं तो मरने वाला हूं, उसको सपोज कोरोना हो गया था, तो ही सेड कि मैं तो मरने वाला हूं एंड आप क्या करना, मेरे पास जितने भी मेरे पास पैसे जमा थे वो पूरे के पूरे पैसे आप ले सकते हो। ठीक है, अब वो पूरे के पूरे आप पैसे ले सकते हो भाई। वो एक पूरे के पूरे पैसे जो है एक बॉक्स में पैक्ड है। वो बॉक्स कहाँ है? बॉक्स कहाँ है? बॉक्स है सेंट सेबेस्टियन गार्डन में। और सेंट सेबेस्टियन गार्डन, आप लोगों को धमाल मूवी का सीन याद आ गया होगा। तो अगर मैं सेंट सेबेस्टियन गार्डन के बारे में बात करूं तो उसमें बोला सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बहुत बड़े W के पास, आपके सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बहुत बड़ा W है, और उसके पास क्या है? उससे जो बहुत बड़ा W है उससे 5 मीटर की दूरी पे ही मेरा क्या है? बॉक्स है। उसने बोला चल कितने रुपए? उसने बोला उसमें 1 करोड़ रुपीस है, जाके ले ले, मेरे तो अब कोई काम के है नहीं, है ना। वो कहता है चल ठीक है, तू मर जा, मैं आ रहा हूँ, पैसे अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, है ना। तो उसने बोला नहीं एक बात तो सुन। कहता नहीं मेरे को सुनना ही नहीं है, तू मर, मैं आ रहा हूँ। तो हुआ क्या? वो चले गया भाई, दौड़ लगाते वो कहाँ चले गया? वो चले गया गोवा। अब जब वो दौड़ लगाते हुए गोवा गया, तो उसके बाद क्या हुआ? गोवा में उसने किसी से पूछा सेंट सेबेस्टियन गार्डन का है। सेंट सेबेस्टियन गार्डन में उसने W का साइन ढूंढा। अब वो W के साइन से उसको ये पता था कि वो 5 मीटर पे क्या है आपका, 5 मीटर पे आपके 1 करोड़ रुपीस है। अब लेकिन वो जो अपना 5 मीटर का डिस्टेंस है वो इधर भी हो सकता है, ये भी आपका 5 मीटर हो सकता है, ये भी आपका 5 मीटर हो सकता है ना। ये भी आपका 5 मीटर हो सकता है, यहां से भी आपका 5 मीटर डिस्टेंस हो सकता है, और 5 मीटर इनटू द डेप्थ, जब आप इस बड़े W के नीचे ही गड्ढा खोदोगे
तो भी 5 मीटर का डब्बा, वो 5 आफ्टर 5 मीटर्स आपको बॉक्स मिल सकता है। तो होगा क्या, अच्छा नीचे भी ऐसा नहीं, यहां नीचे खोदोगे तो भी 5 मीटर हो सकता है, यहां नीचे खोदोगे तो भी 5 मीटर हो सकता है, ठीक है। तो भाई अरे बाप रे, अब कहां भैया कहां खोदोगे आप एक बॉक्स के लिए, है ना। तो वो तो आपके 1 करोड़ रुपए का है। वो तो बेचारा बता भी रहा था कि 5 मीटर किस डायरेक्शन में, इसने क्या बोला, नहीं नहीं तुम आ, मैं आ रहा हूं, इसको बहुत जल्दी थी तो चले गया, दौड़ लगा दी उसने। तो जल्दी वो तो जिस भी काम की जल्दी थी वो काम उसका पूरा नहीं हो पाया। क्यों पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो था आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं था। अभी आप मतलब वेक्टर की इंपॉर्टेंस समझो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर। जब आप एक बार इंपॉर्टेंस समझ लेंगे उसके बाद थ्योरी पार्ट अपने आप चलता रहेगा। जब तक आपको इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी, जब तक आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आप सिर्फ एग्जाम के लिए, आप सिर्फ अपने मार्क्स के लिए पढ़ते रहेंगे। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट कि जब तक डायरेक्शन नहीं पता था, जब तक यहाँ पे कहीं पे भी आप गड्ढा खोदोगे तब तक आप कहाँ पे गड्ढा खोदोगे। लेकिन अगर स्पेसिफाइड डायरेक्शन आपको पता होता कि बड़े W के जस्ट नीचे ही क्या है, आपका 1 करोड़ रुपीस का बॉक्स है, दैट विल बी इजियर है। यहाँ तो आपके 5 करोड़ रुपए भी चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं था आपके पास। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें यू विल गेट टू नो कि डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। जैसे कि एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, ये बड़े W को छोड़ के एक और एग्जांपल दूं, एक बेवकूफ सा लड़का है। बेवकूफ सा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक बेवकूफ सा लड़का है, उसके घर वालों ने बोला कि बेटा एक काम कर, चौराहे से 1 किलो मिठाई लिया, है ना। अब चौराहे में क्या है, ये आपका सपोज चौराहा है ना, और मिठाई की दुकान आपकी यहाँ पे है। ये है क्या, आपकी मिठाई की दुकान, ठीक है, ये है आपकी मिठाई की दुकान। अब हुआ क्या, एक वो जो बेवकूफ सा लड़का मैं कह रहा हूँ, वो बेवकूफ सा लड़का यहाँ पे खड़ा था। उसने किसी इंसान से पूछा कि भाई साहब यहाँ मिठाई की दुकान कहाँ है। उसने बोला कि 2 किलोमीटर पे आपकी मिठाई की दुकान है ना। तो वो बहुत तेजी में था, उसको पता नहीं किस चीज की जल्दी थी, वो बहुत तेजी में था और वो 2 किलोमीटर यहाँ से सीधा चले गया। वो 2 किलोमीटर यहाँ से सीधा चले गया, और जब उसको 2 किलोमीटर सीधा गया, उसको वो शॉप नहीं मिली, तो वो यहाँ पे अब उसने फिर किसी और से पूछा कि भाई साहब मिठाई की दुकान कहाँ है। तो उस इंसान ने क्या बोला कि आप गलत आ गए हो, आप 2 किलोमीटर वापस जाओ और टेक राइट। तो जब आप राइट लोगे तो आपका मिठाई की दुकान आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इस चौराहे से 2 किलोमीटर पे मिठाई की दुकान है। तो अब वो यहाँ से जब वापस आएगा और मिठाई की दुकान जाएगा, तो वो क्या था, वो टोटल डिस्टेंस अब उसको कितना हो गया, देन योर टोटल डिस्टेंस विल बी 4 किलोमीटर्स। और 4 किलोमीटर्स के बाद वो जब वो मिठाई की दुकान पे पहुंचा तो पता चला कि मिठाई की दुकान पे मिठाई तो खत्म हो गई थी, क्योंकि वो बहुत लेट पहुंचा है। तो हुआ क्या, अगर उसको मैग्नीट्यूड तो आपका 2 किलोमीटर हो गया, लेकिन अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो डायरेक्शन भी पता कर लेता तो वो इस मिठाई की दुकान पे बहुत ज्यादा इजीली पहुंच जाता और उसको मिठाई भी मिल जाती, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी आपके जीवन में, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रिक्वायर होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ रिक्वायर क्या होता है, डायरेक्शन भी रिक्वायर होता है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, if you have your magnitude and direction both, then your quantity will be vector quantity। अरे सर क्या बोल दिया ये आपने, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और हमारे पास डायरेक्शन भी है तो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अरे सर तो पागल बना रहे हो क्या, वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है ना। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी में इसके साथ एक पॉइंट और लगता है, और वो एक पॉइंट क्या है, which obeys vector law of addition। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड भी है, अगर आपके पास डायरेक्शन भी है, तो आपकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जो सबसे प्राइमरी पॉइंट है
जिसमें जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी को प्रूव करेगा वो है योर क्वांटिटी शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ, उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर होता है, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर होता है, ऐसे बहुत थ्री टाइप्स ऑफ लॉस, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। बट अभी क्या कह रहा हूं मैं कि सबसे प्राइमरी कंडीशन क्या है, सबसे प्राइमरी कंडीशन ये है कि भाई आपका जो क्वांटिटी है दैट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, लेकिन मैं अभी क्या कह रहा हूं कि जरूरी नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी तो बहुत सीधे है कि जिसमें मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी में आ ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन एंगल। कैसे होता है देखो, एक A पॉइंट है दैट इज और इनिशियल पॉइंट एंड अ गर्ल मूव्स फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट दैट इज 4 मीटर, है ना। और B पॉइंट के बाद उसको और आगे जाने की जरूरत पड़ गई, और B पॉइंट के बाद जब वो और आगे गई तो she traveled 3 meter. So total displacement will be from A to C, that is 4 meter plus 3 meter, that is 7 meter, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 7 मीटर विल बी योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन अब यही लड़की को क्या हुआ, ये लड़की A पॉइंट से B पॉइंट गई, ये लड़की जो है A पॉइंट से B पॉइंट गई 4 मीटर, लेकिन B पॉइंट के बाद उसको ध्यान में आया कि इसको आगे जाना ही नहीं था, तो ये B पॉइंट से वापस से टर्न हो गई, और टर्न होके उसने क्या किया 3 मीटर्स वापस आ गई, ठीक है। अब जब वो 3 मीटर्स वापस आ गई तो टोटल रिजल्टेंट कितना रहेगा, अच्छा रिजल्टेंट छोड़ो, टोटल रिजल्ट कितना रहेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, है ना। तो वो उसमें भी अपन क्या करेंगे, ऐड करते हैं टोटल रिजल्ट जो अपन निकाल रहे हैं। रिजल्ट निकालने के लिए मैं करता हूं 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो लेकिन आपका यहाँ पे जो वो वापस आई है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो सर यहाँ पे 4 मीटर प्लस 3 मीटर भी 7 मीटर होता है, यहाँ 4 मीटर प्लस 3 मीटर भी 1 मीटर होता है, तो 4 प्लस 3 7 और 4 प्लस 3 1 कैसे हो सकता है, मैं समझाऊंगा, चिंता मत करना, सब कुछ आपको समझ में आएगा। एक और अगर मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए लूं तो एक नाउ क्या हुआ, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B 4 मीटर उस लड़की ने ट्रेवल किया, एंड पॉइंट B के बाद जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में, या फिर आप ऐसा कह लो कि अपवर्ड डायरेक्शन में उसने 3 मीटर travel किया till point C. Now what is your displacement? Everybody knows your displacement will be A to C, and A to C आप कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से इजीली निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 4 16 एंड 3 3 9, तो 16 प्लस 9 इज रूट ऑफ 25 एंड योर आंसर विल बी 5 मीटर। तो ये जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकला है ये निकला है 5 मीटर। तो सर अब हमें एक बात बताओ कि यहाँ जब अपन ने रिजल्टेंट निकाला था, रिजल्ट जो निकाला था वो 4 प्लस 3 7 निकला, यहाँ पे जो अपन ने रिजल्ट निकाला वो 4 प्लस 3 1 निकला, और यहाँ पे जब मैंने आपका रिजल्टेंट निकाला तो 4 प्लस 3 क्या निकला 5 मीटर निकला। इसका मतलब आपका जो वेक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है एंगल पे। कैसे डिपेंड कर रहा है अभी अपन समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है A to C, लेकिन मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और अगर एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे उसने यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेके वो 3 मीटर वापस से सेम डायरेक्शन में मूव करने लगी जहां से वो आई थी, तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां से मुड़ के वापस जाने लगा, है ना। तो इनके बीच का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा
180 डिग्री, और यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो 0 डिग्री पे आपका रिजल्टेंट अलग आ रहा था, 180 डिग्री पे आपका रिजल्टेंट अलग आ रहा था, एंड 90 डिग्री पे आपका रिजल्टेंट अलग आ रहा था। तो हो क्या रहा है कि जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, एंगल पे। तो वो क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी नहीं है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वेक्टर क्वांटिटी हो, इट शुड फॉलो ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको और चीजें क्लियरली समझ में आएगी। चलो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि वेक्टर क्वांटिटी में जरूरी नहीं होता कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ऐसे ही आपका जो स्केलर क्वांटिटी है वो तो डायरेक्टली ऐड हो सकती है, एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, तो वो तो डायरेक्टली आपकी क्वांटिटीज ऐड हो सकती है, जैसे कि प्लस माइनस 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 प्लस, और वो जो भी आपके अलजेब्रा के वो छोटे छोटे बच्चों वाले रूल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्केलर क्वांटिटीज है वो तो ऐड हो सकती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए ऑलवेज यू विल नीड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, ये सब क्या होते हैं 3 टाइप्स ऑफ लॉ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन वो भी पढ़ेंगे, चिंता मत करना, है ना। अभी आपसे फील लो, बाकी तो पूरी थ्योरी है, सब समझ में आ जाएगा। फील लो कि हाउ इंपॉर्टेंट इज वेक्टर इन योर डेली लाइफ, वेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ में, उसका सिर्फ अभी आपको फील लेना है, तो फील लो, सिर्फ फील लो। चलो तो एग्जांपल क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया मास, कोई डायरेक्शन की जरूरत होती नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, एनर्जी, यहाँ पे कहीं पे भी आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। वहीं पे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी, है ना। तो ये अगर नोट डाउन करना चाह रहे हो तो नोट डाउन कर लो, मैं 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं आपको। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Okay, now you have to note one point, that is all vector quantities have direction, but all quantities that have direction are not vectors. All vectors quantities have direction, मतलब कोई सी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके पास डायरेक्शन होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई सी भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर कहलाए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कंडीशन मैंने आप लोगों को क्या बताई है वेक्टर की, कि वेक्टर कंडीशन क्या है, इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। और मेनली जो वेक्टर है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपका जो मेनली वेक्टर है वो किस पे डिपेंड होना चाहिए, आपका मेनली जो वेक्टर है दैट शुड डिपेंड ऑन एंगल, है ना। और सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी है फिर कि जिसमें डायरेक्शन तो होता है लेकिन तो भी वो वेक्टर नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, डायरेक्शन तो होता है लेकिन तो भी आप उसको वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर नहीं करते हो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके रिजल्टेंट पे डायरेक्शन, इसके रिजल्टेंट पे एंगल पे कोई भी चेंज आने से इसके रिजल्टेंट पे डिफरेंस नहीं आता। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहां से एक करंट आया 3 एम्पियर का और यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक करंट आया 2 एम्पियर का, है ना। और यहां से एक करंट जो है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में चले गया और ये आउटवर्ड्स डायरेक्शन में जो गया है ये कितना गया है, 5 एम्पियर गया है। 3 + 2 एम्पियर इज 5 एम्पियर। और यहाँ पे एंगल कितना था, ये जो एंगल था ये था आपका 90 डिग्री। एंगल को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मैं एंगल को बढ़ा देता हूँ और एल्स आप ऐसा कह लो कि कम कर देता हूँ, है ना। तो नाउ यहाँ से आपका आया 3 एम्पियर और यहाँ से आपका आया 2 एम्पियर। नाउ दिस एंगल विल नॉट बी 90 डिग्री, है ना। लेकिन तो भी जब आप देखोगे तो रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट कितना निकल के आएगा, 5 एम्पियर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो होता है
लेकिन डायरेक्शन के होने के बावजूद इसके जो रिजल्टेंट है उस पर कुछ भी डिफरेंस नहीं आता। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। सो इसी तरीके की सेम एक और क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट जैसी, वो एक और क्वांटिटी आप लोगों ने सुनी हुई होगी, उसका नाम होता है प्रेशर, है ना। तो सर इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर क्या है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है क्या या वेक्टर क्वांटिटी है? आप तो वेक्टर के लिए मना कर रहे हो, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है तो ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं होगी। तो ये बेसिकली स्केलर तो नहीं कह सकते, दीज आर टेंसर क्वांटिटीज। एंड जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो टेंसर, प्रेशर इज आल्सो टेंसर। तो ये इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर जो टेंसर क्वांटिटीज हैं, अलग टाइप की क्वांटिटीज होती है। अभी अपन इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आप लोगों को है नहीं है मेंस के सिलेबस में भी। तो टेंसर क्वांटिटीज को अभी अपन दूर रखते हैं, आएंगे बाद में कभी अपन, है ना, जब अगर कभी टाइम मिला तो ये क्या है आपकी टेंसर क्वांटिटीज है। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में अभी आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा और वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन के साथ साथ क्या आएगा, प्राइमरी पॉइंट इश्यूड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एच, है ना। तो ये क्या है आपका प्राइमरी पॉइंट है ना। इसको भी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो बिल्कुल लिख सकते हो, पॉज करके वीडियो, एंड देन अपन मूव ऑन करेंगे। चलिए अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कुछ नहीं कहते हैं, रिप्रेजेंट अपन ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ टेल एंड विद अ हेड। ये इसकी पूंछ है और पूंछ के साथ उसका एक हेड लगा हुआ है, और ये जो पूंछ है जिसको मैं कह रहा हूँ टेल, बेसिकली ये टेल आपको क्या बताती है, ये टेल आपको बताती है उसकी लेंथ, उसकी क्या लेंथ है। ये क्या हो गया भाई, लेंथ की स्पेलिंग कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। ये क्या बताती है, ये जो टेल है, ये टेल जितनी भी बड़ी होगी वो उसकी क्या बताएगी, वो बताएगी उसकी लेंथ, है ना। और बेसिकली लेंथ मतलब उसका लेंथ का मैग्नीट्यूड, कि वो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्या है ना। और ये जो हेड है, ये हेड बताता है किसी भी चीज का क्या, डायरेक्शन। हेड क्या बताता है, किसी भी चीज का डायरेक्शन। तो अपन हमेशा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी विद द टेल एंड विद द हेड। ओके, चलो जैसे कि मैंने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट सपोज 5 न्यूटन के फोर्स से ईस्ट के डायरेक्शन में गया। वो ऑब्जेक्ट जो है 5 न्यूटन के फोर्स से किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट के डायरेक्शन में गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है ना। तो 5 न्यूटन आपकी नॉर्मल स्केल में तो 5 न्यूटन आपको कोई यूनिट या कुछ ऐसा कुछ तो मिलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक assumption लेता हूँ कि assumption is 1 सेंटीमीटर is equals to 1 न्यूटन, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा एंड दिस 5 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 5 न्यूटन एंड दिस लाइन विल बी टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 5 न्यूटन ईस्ट। लेकिन अब मैंने बोल दिया 10 न्यूटन, और अगर मैंने बोल दिया 100 न्यूटन के फोर्स से अगर मैं ईस्ट के डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा हूँ, तो क्या 100 सेंटीमीटर की आप लोग लाइन बनाओगे? नहीं, आप 100 सेंटीमीटर की लाइन नहीं बनाओगे। तो एक जनरलाइज्ड मैंने इक्वेशन इसकी बताई कि सपोज एक जनरल फॉर्म में अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, A with a tail and a head, एक जैसे कि A रिप्रेजेंट अ वेक्टर एंड ये क्या बताता है आपका कि अगर किसी भी चीज के ऊपर एरो लगा दिया, किसी भी चीज के ऊपर आपने एरो लगा दिया, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड और उसके पास डायरेक्शन दोनों है। उसके पास क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। तो एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया कि ए जो है वो अगर ए के ऊपर मैंने एरो लगा दिया तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एफ वेक्टर है वो क्या है, 5 न्यूटन ईस्ट। तो ये वेक्टर जो है वो अपने आप बता रहा है कि इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शन है ना। इसको और अगर मैं
प्रिसाइज फॉर्म में अगर मैं आप इसको और इसको ज्यादा एलैबोरेट करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ वेक्टर, ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं ये सिर्फ इतना बताती है, इसको अपन बोलते हैं मॉड, और ये इतना बताती है कि ये इस मॉड के अंदर जो भी चीज है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी कैन नॉट बी इन नेगेटिव वे, है ना। ये एफ वेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि मॉड ऑफ एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन, इसका मतलब ये जो भी आंसर आपका आया है ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता अगर आपने आगे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब अपन लोग बार बार डायरेक्शन के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो अपन डायरेक्शन के बारे में कुछ और चीजें भी क्लियर कर लेते हैं। तो वो तो बहुत क्लियर है, आप लोगों को पता ही होगा कि योर राइट साइड इंडिकेट्स ईस्ट, your left side indicates west, your upper side indicates north and your lower side indicates south। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा। इसमें अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। सपोज ये 90 डिग्री है तो ये एग्जैक्टली 45 डिग्री पे ट्रेवल कर रहा है, मतलब एकदम मिड पॉइंट पे ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। जनरली अपन ये जो वाई एक्सिस है इसके कोऑर्डिनेट्स को अपन पहले अभी अपन लिखते हैं डायरेक्शन के लिए, नहीं तो हमेशा अगर अपन कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पहले आता है, लेकिन अपन जब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट्स को अपन कंसीडरेशन में पहले लेते हैं, है ना। जैसे कि अगेन ये भी 90 डिग्री का क्वाड्रेंट है, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हुआ, सपोज ये भी मूव हुआ कितने में, ये भी मूव होता है 45 डिग्री पे, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, पहले आप नॉर्थ लिखोगे और ये हो गया वेस्ट, तो दिस विल बी योर नॉर्थ वेस्ट, है ना। अगर आप ये डायरेक्शन के बारे में बात करते हो तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पहले आप ये कोऑर्डिनेट लिखोगे साउथ और फिर ये वेस्ट, तो ये जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी ऑफ साउथ वेस्ट एंड अगेन योर एंगल विल बी नाउ 45 डिग्री, है ना। कहीं से भी इधर से मेजर करो चाहे इधर से, योर एंगल विल बी 45, है ना। और सपोज अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये डायरेक्शन भी आपका कितना हो जाएगा, सपोज 45 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहे हो तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि नॉर्थ ईस्ट कब कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट कब कहलाएगा, साउथ वेस्ट कब कहलाएगा और साउथ ईस्ट कब कहलाएगा, है ना। तो बहुत इजी है ये समझना। तो अगर मैंने सोचा कि डायरेक्शन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ तो एक बार इसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। मान लो बच्चों, अपन एक काम और करते हैं। सपोज यहाँ से एक ऐसी लाइन गई और ये जो एंगल बना है, ये एंगल बना है 30 डिग्री का। अपन तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में तो हर चीज का कुछ लॉजिक होता है भाई साहब, तो हर चीज को अपन को लेके चलना पड़ता है ना। तो अब जरूरी तो नहीं है ना तो अपना बीच में भी लाइन निकले, जब बीच में से लाइन निकल रही तो नॉर्थ ईस्ट नाम ले दिया, लेकिन 30 डिग्री पे निकल रही है तो सेंटर पॉइंट तो होगा नहीं, तो फिर आप उसको कैसे नाम दो, है ना। तो 30 डिग्री पे निकल रही है तो कैसे आप नाम दोगे, तो लाइन जा कहाँ रही है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो जा कहाँ है, ईस्ट से जा रहा है कहाँ, नॉर्थ की तरफ। कितने डिग्री पे है वो, 30 डिग्री, और कहाँ जा रहा है, ईस्ट से जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट, वो नॉर्थ जा रहा है ईस्ट की तरफ से, तो 30 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट, है ना। एक और चीज अपन लेके चलते हैं, देखो यहाँ से देखो सभी लोग, ये मैंने एक और लाइन बना दी और ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो गया 60 डिग्री, है ना। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से वेस्ट जा रहा है और कितने एंगल पे है वो, 60 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 60 डिग्री कहाँ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, नॉर्थ से जा रहा है, तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। चलो एक और इसमें एक और केस हो सकता है, केस अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको एक और केस इसमें बताता हूँ, ये वाला कि ये टोटल 90 डिग्री है, अगर ये 60 है तो ये बचा बचा पार्ट कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर वेस्ट से नॉर्थ में जा रहा हो तो ये और एंगल बन रहा है, और वेस्ट के रिस्पेक्ट में एंगल कितना बन रहा है,
30 डिग्री बन रहा है। तो इसको आप और एक और तरीके से लिख सकते हो कि 30 डिग्री है ना, कहाँ से जा रहा है, वेस्ट से नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ कहाँ से जा रहा है, वेस्ट से जा रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और वेस्ट, है ना। तो ये अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें आप लिख सकते हो। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज ये एक लाइन है ना, अब ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 70 डिग्री का। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, इसके डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, अपने मन में सोच लेना, 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं, मन में सोच लेना, और फिर मैं जब बताऊंगा तो क्रॉस चेक करना सही है या गलत है ना। 70 डिग्री किया मैंने, चलो आपने सोच लिया होगा, मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले गया 70 डिग्री, कहाँ से गया, वेस्ट से साउथ में गया, है ना। तो 70 डिग्री साउथ कहाँ से गया, वेस्ट से गया, तो साउथ और वेस्ट, है ना। तो अगर ये साउथ से वेस्ट में जाता, अगर ये साउथ से वेस्ट में जाता, तो ये वाला एंगल बनता आपका, ये वाला, और ये टोटल 90 है, 70 डिग्री अगर ये हो गया तो ये कितना बचा, 20 डिग्री। तो अपन इसको एक तरीके से और कैसे लिख सकते थे कि 20 डिग्री अगर साउथ से वेस्ट में जा रहा होता तो फिर 20 डिग्री वेस्ट और साउथ, समझ गया। चलो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, ताकि लास्ट 4 क्वाड्रेंट है तो 4 एग्जांपल हो जाएंगे, आप कंफ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अगेन यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो गया ये, अब यहाँ से जो उसका लाइन बन रही है, एंगल बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, साउथ से ईस्ट पे जा रहा है, और साउथ से उसका एंगल कितना बना है, साउथ से उसका एंगल बना है 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ईस्ट, कहाँ से जा रहा है ऑब्जेक्ट, साउथ से, तो ऑफ साउथ। और अगर ये ईस्ट के रिस्पेक्ट में, अगर ईस्ट से साउथ में जाएगा तो ये टोटल क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो बचा दूसरा वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अपन इसको कह सकते हैं 60 डिग्री कहाँ से जा रहा है, लेकिन ईस्ट से साउथ में जा रहा है ना, तो 60 डिग्री साउथ और ईस्ट, है ना। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अपन अलग अलग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर अगर अपन को डायरेक्शंस को थ्योरी फॉर्म में बताना है, कभी आपके सामने एक क्वेश्चन आया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो आपको समझ में आ जाए कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन होगा क्या, वो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैंने आपको अभी ये ग्राफिकल वे में एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है ना। चलो सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन लाके मैं देता हूँ कि ड्रॉ दी फॉलोइंग वेक्टर्स। सबसे पहला वेक्टर आपको बनाना है 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, और दूसरा आपको बनाना है 2 मीटर पर सेकेंड 30 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। अब ये दोनों आप अराउंड 30 सेकेंड्स में अपनी कॉपीज में बना लो। उसके बाद जब मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सही है या गलत है ना। चलो मैं बता देता हूँ ध्यान से। ये सबसे पहले अगर मेरे को ये कोऑर्डिनेट बनाना है तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो सबसे पहले न्यूटन आपकी स्केल पे तो ऐसे कुछ गिवन रहेगा नहीं, तो आप क्या कंसीडर करोगे, आप कंसीडर करोगे क्या 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। इसका मतलब 5 न्यूटन है तो कितने सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, 5 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, ठीक है। और कहां से कहां, ईस्ट ऑफ साउथ, है ना। और कितना डिग्री है, 37 डिग्री है। चलो तो ये देखो, ये बन गई मेरी 5 सेंटीमीटर की लाइन। ये वाला जो एंगल हो गया, ये हो गया आपका 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, है ना। मतलब कहाँ पे जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, साउथ से जा रहा है।
तो साउथ से 37 डिग्री और कहाँ जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। और ये लाइन जो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये जो रिप्रेजेंट कर देगी, ये रिप्रेजेंट कर देगी आपका फोर्स दैट इज 5 न्यूटन, है ना। चलो ये वाला डायग्राम अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो 2 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका क्या मतलब होता है, अगेन एक कोऑर्डिनेट आपके सामने बनाता हूं मैं। ये हो गया आपका ग्राफ विद ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। अब 1 मीटर पर सेकंड तो भैया आपके स्केल में होगा नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर को कंसीडर करोगे कितना, 1 मीटर पर सेकंड, है ना। और 2 मीटर पर सेकंड बनाना है, मतलब आपकी जो लाइन बनेगी कितने की बनेगी, 2 सेंटीमीटर की बनेगी, है ना। तो कहाँ से, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब लाइन कहाँ जा रही है, ये 2 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बना दी वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है कितना, 30 डिग्री वेस्ट के डायरेक्शन में जा रही है। कहाँ से जा रही है, इस नॉर्थ से जा रही है, तो नॉर्थ से वेस्ट 30 डिग्री। तो और ये लाइन जो है 2 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब कितने स्पीड से जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। आज तो बहुत बेसिक था, दिस वाज द बेसिक ऑफ वेक्टर्स और इंट्रोडक्शन, और आप ऐसा कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स बिल्कुल बेसिक था। बस अभी वेक्टर्स की जब आप इंपॉर्टेंस को फील कर लोगे एक बार कि वेक्टर्स अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो अपन थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तब आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो ये एकदम बेसिक था और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस होती किस वे में है, और उसके बाद अपन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने नोट्स की कॉपी में प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा।